आजकल ना मेरे क्या था, ज़्यादा ज्ञान भी अच्छी बात नहीं होती। जैसे आजकल कोई मान लो हमारे लिए खाने को कुछ लाता है, तो हमारा पहला सवाल पूछा जाता है कहाँ से लाए हो। फिर वो कहता है कि इस जगह से लाए हैं, इस हलवाई से लाए हैं। तो फिर हम कहते हैं उसने किस तेल में तला था। बोले ये तो हमने पूछा नहीं। मैं तो फिर वापस ले जाओ, पहले पूछो उसने किस में, कि अगर वो रिफाइंड तेल में तला है तो हम नहीं खाएंगे। क्योंकि रिफाइंड तेल फिर जहर है। और अच्छा देसी घी ढूंढने से भी नहीं मिलता, बहुत एडल्ट्रेशन हो रखी। वही अच्छा है जो आपने खुद खरीदा है वहाँ से, जहाँ आपकी आंख के सामने बना हो। बाकी तो हराम भरोसे चल रहा है सब कुछ। बहुत सारे टेस्ट हैं, आप गूगल करिए तो वो बता देता है कैसे चेक करो कि देसी घी असली है या नकली है। तो असली घी में हो या असली सरसों के तेल, पाम ऑयल ना हो, असली सरसों हो, रिफाइंड कोई तेल, कोई भी तेल किसी भी ब्रांड का हो, वो अच्छा नहीं है। तो फिर कहते जी ये तो बड़ी मुश्किल है, वो तो इसी में बनाते हैं, अब इतनी चेकिंग कौन करेगा। तो अंततः ये होता है कि फिर हम यहीं आश्रम में बनवाते हैं, जो भी खाना हो फिर यहीं बनेगा, क्योंकि आपका नियंत्रण तो है ना उसके ऊपर। अभी कल ही कोई मुझे मिले, कैंसर, एक और उनके परिवार में कैंसर, 2 उनके घर में मौतें हुई कैंसर से। तो उन्होंने मुझे पूछा इतना कैंसर क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि हम जहरीला खाना खा रहे हैं, जहरीला खाना। हमें एक किसी प्रेमी ने, उनकी जगह थी, उन्होंने कहा कि आप आश्रम की आवश्यकता जो अनाज की हो वो यहाँ उगवाइए। तो मैं अपने शिष्यों की ड्यूटी लगाई कि भाई पहले ना सॉइल टेस्ट कराओ, मिट्टी को टेस्ट कराओ। मिट्टी के टेस्ट की जब रिपोर्ट आई है तो उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद तो हम सोच में पड़ गए। मैंने कहा जिस मिट्टी में सोडियम ज़्यादा है, पोटेशियम है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं, आयरन बहुत ज़्यादा है, इसमें उगाया हुआ कोई भी अन्न जहर नहीं होगा तो और क्या होगा। अब ये एक 25-30 एकड़ का मतलब ज़मीन है ये, और उसमें हर हिस्से की उन्होंने मिट्टी की जांच कराई। उसमें पानी 700 फीट नीचे, यहीं हरियाणा में 700 फीट नीचे है। और इन्होंने, जब तक ये इनको समझ नहीं आई थी तो इस खेत में वो लोग चावल उगा रहे थे। तो मैंने कहा ये भगवान, जिस खेत में पानी 700 फीट नीचे है वहाँ पर चावल जिसमें बहुत ज़्यादा पानी लगना है, तो मतलब हम लोग अपनी ज़मीनों को रेगिस्तान बनाने पे तुल गए। 700 फीट पानी। और साइंटिस्ट ने कहा कि इसमें 2 हिस्से जो थे लैंड के, बोले इन 2 हिस्सों में तो अभी आप भूल जाइए कि कुछ उगाना है। इसको अगर ठीक करना है तो कम से कम 5 इंच तक पक्की खाद इसमें पड़े, साफ मिट्टी इसमें पड़े, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए, और कुछ ऐसा सामान लगाया जाए जिसमें बाहर से पानी की भी ज़रूरत नहीं है और ज़मीन से भी पानी की ज़्यादा निकालने की ज़रूरत ना हो। तो वो चीज़ें बची क्या, मिलेट। बाकी अभी वो रिपोर्ट देंगे तो हम उसको सोच रहे हैं कि कैसे उस ज़मीन को हम ठीक कराएंगे। अब यहाँ पर भी आश्रम में भी हम लोग बराबर इस चीज़ के ऊपर विचार करते हैं कि मिट्टी को कैसे ठीक करें, पानी को कैसे ठीक करें। इसीलिए 3 मियावाकी फॉरेस्ट लगाए, लगभग 900 पेड़ लगाए हैं यहाँ आश्रम में। 900 पेड़। जो पेड़ 10 साल में, 12 साल में 12-15 फीट ऊंचा होता है, वो मियावाकी फॉरेस्ट में मात्र 4-4.5 साल में वो 16-18 फीट ऊंचे हो गए। सारे पेड़ ऊंचे हो गए।
उन पेड़ों की वजह से पक्षी ज़्यादा हो गए। अब तुम्हें मैं बताऊं, आजकल रोज सुबह हमें मोर और मोरनी अपनी आवाज़ों से जगाते। 3:45 उनकी पुकार आ जाती, फिर तोतों की आवाज़ आती, फिर कम से कम नहीं तो 65 किस्म के पक्षी जो है वो कुल मिलाकर के आश्रम में हैं। और अब ये जो बर्ड्स का पूप होता है, जो बर्ड्स की जो ड्रॉपिंग होती है, जिस मिट्टी में गिरती है, उस मिट्टी को वो और जरखेज बना देते, उसको और उसका उर्वरा शक्ति और ज़्यादा बढ़ा देती, जिससे मिट्टी के अंदर बहुत नए नए प्रकार के जो कीड़े हैं वो भी जन्म लेने लग जाते हैं, जो हमारी फसलों को और अच्छे पड़ते हैं। बेस्ट ज़मीन कौन सी होती कि अगर आप उसमें 2 फीट 1.5 फीट खोदें और नीचे तुम्हें केंचुए मिल जाए। तो अगर मिट्टी में केंचुए नहीं हैं तो जानिए वो मिट्टी तो मर चुकी है बिल्कुल। और पेस्टिसाइड डाल डाल के, जहर डाल डाल के अफसोस है हमारे किसान भाइयों ने, क्योंकि वो 2 ही फसल उगाते ज़्यादा करके, एक गेहूं एक चावल। सब्जी वाले इतना पेस्टिसाइड डालते हैं, अब वही हम लोग खा रहे हैं सब। गेहूं चावल चीनी, अब चीनी के लिए मतलब गन्ने का कभी खेत देखा हो तो साल भर वो पानी में फसल खड़ी रहती और उसमें कुछ 14-15 पेस्टिसाइड हैं जो साल भर में उसमें डलते रहते। तो आप चीनी खा रहे हैं कि पेस्टिसाइड खा रहे हैं? सब्जी खा रहे हैं कि पेस्टिसाइड खा रहे हैं? चावल खा रहे हैं कि पेस्टिसाइड खा रहे हैं? मतलब मेरा सुझाव है, जिन लोगों की भी खेती है, जहाँ पर भी आप देश में हैं, अपने खेत की मिट्टी का सॉइल टेस्ट कराइए। पता लग जाएगा कि उसमें कितना पेस्टिसाइड, डीपीए, एक समय तक तो डीडीटी भी पड़ती रही है। यूरोप में बहुत सारे केमिकल जो बैन हो चुके हैं, भारत में आज भी वो यूज़ हो रहे हैं। तो मुझे तो बड़ी हैरत होती, क्यों? हम लोग यहाँ आश्रम में सारी ऑर्गेनिक खेती करते हैं, गौमूत्र और को मिला करके उससे हम जीवामृत बनाते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जितनी फसल होती है या फल होते हैं, चीकू है, आम है, जामुन है, अमरूद है, नींबू है, बेल है, इस समय बेल ही बेल हुआ पड़ा है, कुछ नहीं डालते उसमें, वही जीवामृत डालते हैं और फसल भी अच्छी है, कीड़ा भी कोई नहीं है, खाने में भी स्वाद है और वो चीज़ जहरीली भी नहीं है। आप यहाँ आश्रम का उगा हुआ खरबूजा है, तरबूज है, खीरा है, आप खाते हैं जब लंगर में तो उसका स्वाद आपने देखा ही है कैसा है, और फिर जो तुम अपने शहर में खाते हो वो भी देखो कैसा है। ज़्यादा लोग जो शहरों में रह रहे हैं, तो जैसे बॉम्बे जैसे शहर में तो इंसान को रहने को जगह नहीं है, तो वो खेती कहाँ करे। लेकिन फिर भी कोई बालकनी तो निकल ही आएगी, ज़्यादा कुछ नहीं तो सब्जी तो उगा ही सकते हैं। गेहूं चावल तो नहीं उगा सकते, पर ये तो कर ही सकते हैं। हमारे कुछ लोग, हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हैं जो ऑर्गेनिक चावल उगाने में, जैसे हम ऑर्गेनिक वीट उगाते हैं बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में, अभी यहाँ पर भी गन्नौर में भी, यहाँ पर भी लगाया है। और कल जो है हम लोग बानियार्ड की खेती करने वाले, कल खेत में लगने वाली यहीं आश्रम के, तो तुम आना देखना कितना मज़ा आता है उसका। अब बानियार्ड लगाएंगे, उसका जो फसल है जब तैयार होगी, जो नीचे का उसका स्टॉक है, जो तना है, वो हमारी गाय भैंस खाएगी और जो उसमें बीज आएगा वो हम इंसान खाएंगे। तो एक ही फसल है जिससे मनुष्यों के लिए भी मिल रहा है और पशु के लिए भी मिल रहा है। अब जो चारा गाय खाए और उसमें यूरिया पड़ी है, तो क्या लगता है वो यूरिया घूम फिर के दूध में नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। सो जो भोजन है ना वो जहरीला हो गया। अब सब कुछ तो मनुष्य जीने के लिए कर रहा है, खाना के, पीना के, कमाना, पर अगर शरीर ही जहरीला हो गया तो फिर जिंदगी अच्छी कैसे चलेगी।
इसलिए हमने कुछ और लोगों को अब साथ में जोड़ा है। जैसे उत्तराखंड की तराई में, जैसे हिमाचल की तराई के इलाके में, तो वहाँ किसानों से कहा है कि भाई तुम हमको ऑर्गेनिक चावल उगा के दो, तो हम उसको तुमसे ले लेंगे। तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि बाहर कोई कहाँ बेचे, कौन खरीदे। और कुछ किसान ऐसे हैं, वो कहते हैं मैं चावल उगाऊंगा, वो दूसरा कहता है मैं गेहूँ, तो वो बार्टर सिस्टम करे, वो आपस में एक्सचेंज कर लेते। जो बचता है वो बाजार में, मतलब बाजार तक तो पहुंचता ही नहीं है। हमारे जैसे कई और है जो खरीदार उन तक पहुंच जाते हैं और उनका सामान ले लेते। मुझे ये लगता है कि ये एक नेटवर्किंग की ज़रूरत है कि हम जिस राज्य में रह रहे हैं उस शहर के आसपास के जो किसान हैं उनके साथ दोस्ती हो, और वो ऑर्गेनिक उगा रहे हों और हम उनसे ले रहे हों। माने उनको कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, और हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि इसमें कितना रासायनिक खाद है या नहीं है। तो इधर भी फ़ायदा है, इधर भी फ़ायदा है। अच्छा, ये भी बात है, जो किसान इतना रसायन डाल के उगाते हैं उसका खमियाजा उनको भी भुगतना पड़ रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंसर किसान परिवारों में भी आ रहा है, जो उनके मजदूर हैं उनमें आ रहा है। अब जहाँ मजदूरों को ये समझ लगने लग गई कि ये जो खाद हम डाल रहे हैं इससे हम ही बीमार हो रहे हैं, जहाँ उनकी अकल जाग जाएगी, आपको लगता है कि वो आके ये वाला काम करेंगे? वो कहेंगे मैं कुछ और कर लूँगा, मरने थोड़ी आया हूँ मैं। आप सोच नहीं सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल हो कि प्राइवेट हॉस्पिटल हो, जो ऑन्कोलॉजिस्ट का डिपार्टमेंट है वहाँ मेला लगा हुआ, इतने लोगों को कैंसर है, इतने लोगों को कैंसर। प्राइवेट में तो फिर महंगा भी बहुत है, गवर्नमेंट में सस्ता है पर भीड़ इतनी है, महीने 2 से पहले नंबर नहीं लगता है, बड़ा कष्ट है। तो हम सब समाज के लोगों को इसके ऊपर बहुत अच्छे से विचार करना होगा। हमारा भोजन साफ हो, हमारी सब्जी फल साफ हो। जैसे कई बार कई लोग बोलते हैं जी पहाड़ की गोभी है बड़ी अच्छी है, और मैंने पहाड़ पर किसानों को रासायनिक स्प्रे करते हुए देखा है, और वो खतरनाक स्प्रे है। मैंने उसको पूछा भाई तू क्यों कर रहा है? कहते नहीं जी कीड़ा लग जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। मैं क्या, पर तेरी ये गोभी खा के बंदे मर जाएंगे। कहता उसका जिम्मा मेरा थोड़ी है, मेरा जिम्मा है कि देखने में अच्छी गोभी हो और बाजार में ठीक पैसे मिल जाए, उसके खाने से क्या होगा बोले ये जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है। मैं ये भी बात सही है, हर आदमी कह रहा है मेरी जिम्मेदारी नहीं। तो हम जब चीज कोई खरीदते हैं तो कम से कम हम तो जिम्मेदारी उठाए ना, क्या हम क्या खरीदेंगे और हम क्या अपने घर में लाएंगे और हम खुद क्या खाएंगे और हम अपने बच्चों को और बुजुर्गों को क्या खिलाएंगे। अगर हम इस बात का विचार नहीं करेंगे तो वो लोग पड़ोसी करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी हमारा एक गौशाला में एक बछड़ा है बड़ा ही सुंदर, उसका नाम रखा गया है वल्लभ। बापट जी ने रखा उसका नाम वल्लभ, और वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। तो अब चूंकि उसकी यूं तो आवश्यकता मतलब यहाँ है नहीं, लेकिन अभी हम यही सोच रहे थे कि एक ना लकड़ी का कोलू हम बनवाते हैं और वल्लभ भैया को उसमें लगाएंगे, उसकी यूटिलिटी रहेगी। और जो गौमूत्र होता है उसकी उपचार के लिए, दवाई के लिए, खाद के लिए उसकी बड़ी उपयोगिता रहती है। तो उनको हम इससे किसी को देंगे नहीं। नहीं तो नॉर्मली क्या है, बछड़े लोग ले जाते हैं, मतलब जो गरीब किसान है वो ले जाता है, किसी ने अपना ठेला चलाना है, किसी ने अपनी वो घास की गाड़ी चलानी है, किसी ने सब्जी बेचने जाना है तो वो अपनी वो हाथ गाड़ी के साथ बांध लेते हैं। तो पुराने समय में जो खेती है उसमें बैल थे, अब आ गए ट्रैक्टर, तो बैल इसलिए फिर कटते हैं, स्लॉटर हाउस पहुंच जाते। लेकिन अगर हम उन बैलों का उपयोग, जैसे यहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं कि एक हम
लकड़ी का कोल्हू बनाएंगे। ये पुरानी तरकीब है ये कोल्ड प्रेस ऑयल निकालने की। वो धीरे धीरे चलेगा ऐसे ऐसे, और जो तिल है, सरसों है, उसका वो तेल निकल जाता है। तो वो भी बिजी ना, और वो इतना मतलब सुंदर भी है, इतना प्यारा भी है। और इनका जो अगेन जो बैल का, गाय का, भैंस का, ये जो इनका यूरिन होता है वो धरती के लिए बहुत अच्छा होता है। उसको थोड़ा सा अगर डिस्टिल कर लेते हैं तो उससे बहुत सी दवाइयाँ अच्छी बन जाती है, मैंने शुद्धिकरण करके। और शुद्धिकरण ना करके अगर ऐसे भी उसको बड़े ड्रम्स में ये लोग डालते तो उससे हमारी जो है ऑर्गेनिक खाद बन जाती है, मैंने जीवामृत हम बना लेते हैं उससे, उसका उपयोग हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान अगर सब लोग देने लग जाए तो हमारी मिट्टी अच्छी होगी, हमारा पानी अच्छा होगा, हमारी हवा अच्छी होगी, तो हम मनुष्य स्वस्थ भी रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो भाई को जिंदगी में अच्छे अच्छे काम भी कर ही लेंगे ना। फिर बीमार होकर जल्दी मर गए तो क्या फायदा? इतनी सुंदर दुनिया भाई देखने के लिए है, छोड़ के जाने के लिए तो है नहीं। तो जरूरत क्या है ये सब चीजें सीखने की। तो सच तो यह है कि मैंने 100 साल पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो जिन बर्तनों में खाते थे, आज वो बर्तन सही है तो एल्युमिनियम सही नहीं, टेफलॉन कोटिंग वाला सामान बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको नॉन स्टिक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एल्युमिनियम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी हमने एक कांसे और एक पीतल की हांडी मंगवाई, मैं भाई इसमें बनाएंगे, शक्ल भी इतनी प्यारी होती है उसकी, राख से जब मंजती है तो एकदम बढ़िया लगती है, और उसके अंदर पका हुआ खाना ज़्यादा पौष्टिक है। लोहे की कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई में पका हुआ भोजन हो, आपको आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी, क्योंकि जितने बार आप कड़छी चला रहे हैं, आग के ऊपर चीज़ को पका रहे हैं, उतने बार उसका एक अंश जो है वो आपके भोजन में जा रहा है। नहीं तो सोचो ना, आपने नॉन स्टिक पैन लिया और कुछ साल में उसकी सारी कोटिंग उतर जाती, कहाँ गई कोटिंग? तुम्हारे पेट में, और पेट में जाके फंसती है और बीमारियां बनाती है, शरीर को रोगी करती है। इसलिए बर्तन कौन से अच्छे जो हमारे पुराने बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे, मिट्टी की हांडी है, कांसा है, लोहा है, पीतल है, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा खाने पीने पर दृष्टि दीजिए। मैदा, चीनी, चावल, गेहूं, रिफाइंड ऑयल आउट, ये बाहर निकालो। और जो फर्मेंटेड होता है जिसमें खमीर आ जाता है, वो खमीर वाली हर चीज़ अच्छी होती है। अच्छा एक चीज़, तुम लोग जो माताएं वो कई बार घर में पनीर बनाती हैं ना, तो पनीर बन गया तो जितना पानी हो तो उसको फेंक देती है। अरे सारा पौष्टिक तत्व तो उसमें, उससे आटा गूंद लो, हाँ उससे आटा गूंद लो, उसमें थोड़ा बेसन डाल के शरीर पे लगा लो। लोगों को आज रसोई में जाके क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये भी मालूम नहीं है। और जितना बाजार का आप भोजन खाते हैं, जो भी फास्ट फूड खाते हैं, अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में चले जाइए, खाना रिफाइंड ऑयल में बनता है, या वो जो दूसरा रहता है ना जिसको डालडा घी बोलते थे, वो डालडे घी में बनता है। तो वह हमारे लिए कैसे अनुकूल हो सकता है? इसलिए थोड़ी मेहनत इस चीज पे कर लीजिए कि मुंह में क्या जाएगा और क्या नहीं जाएगा, शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। और जो वो गट बैक्टीरिया है उसको अच्छा बनाने के लिए, माइक्रोबायोम को अच्छा करने के लिए आसान सी चीज, एक हफ्ता में एक दिन पानी का व्रत रखे, दूसरा शाम का भोजन जल्दी कर ले, 6 बजे 7 बजे कर ले, और फिर कुछ ना खाए अगले दिन सुबह 8-9 बजे से पहले नहीं खाए, जहाँ तक हो सके घर का पका अच्छा पकाया हुआ भोजन खाए। और छाछ पीजिए, कम्बुचा पीजिए, मालूम कम्बुचा?
ओके, गूगल करिए, मालूम हो जाएगा। वो घर ही में बन जाता है। उसका वो स्कोर भी चाहिए होता है, स्कोर भी डालिए, किसी भी फल को डालिए पानी में, थोड़ी सी चीनी डाल के उसको बंद करके रख दो अलमारी में, 4 दिन में तैयार हो जाता है वो। और कांच की बोतल में हमेशा उसको बनाया जाता है। बेस्ट प्री प्रोबायोटिक वो हो जाता है। फल से बनता है, किसी भी फल से, मीठे फल से भी बन जाता है, अदरक से बन जाता है, नींबू से बन जाता है, आलू बुखारे से बनता है, पाइनएप्पल से बनता है। ये हम सब बनाते हैं, यहाँ पर आश्रम में बनाते हैं। नहीं तो आप जिस डिपार्टमेंट में ये बनता है ना, वहाँ जाकर के कल देख लेना कि कैसे बनता है। दवाइयों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए हमको। हमारी किचन में जो मसाले हैं, जो हर्ब्स हैं, इनके उपयोग का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर है तो डॉक्टर की कहाँ ज़रूरत है, वो यहीं से ठीक हो जाता है। शरीर निश्चित रूप से जब स्वस्थ होगा तो आदमी साधना भी तो तभी कर पाएगा ना, और साधना अच्छी करेगा तो फिर मन भी अच्छा, तन भी अच्छा, दोनों तरफ से आनंद हो जाता है। ठीक।